ठीक है, गौरव जी इसका जवाब दीजिए आप। गौरव जी इसका जवाब दीजिए, मुझे सुनील जी के पास जाना है। ठीक है। हालांकि आपको बता दें एक बार, अगर हम धार्मिक स्थलों के चुनावों की बात कर लें तो वो डेटा भी हमने निकाला है। अब गौरव जी कुछ ही देर में हम आपको दिखा देंगे कि फैजाबाद जो लोकसभा सीटें, चलिए ठीक है आप अपनी बात पूरी कर लीजिए फिर हम दिखाएं। हाँ आप दिखाइएगा, लेकिन पहले मैं जो उन्होंने झूठ बोला है उसे दर्शकों के समक्ष रख दूं। हाँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। हर बात पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे आरोप लगाना, और अभी कह रहे थे मैं प्रूव कर दूंगा। इन्होंने प्रूव कर दिया कि कांग्रेस का रॉकेट लॉन्च नहीं होने वाला है। मेरे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे इनका कोई उत्तर नहीं आया। मैंने बताया सेक्शन 151A क्या कहता है, इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, और दोनों बातें इन्होंने गलत कही। पहली बात ये बताइए, इन्होंने कहा सरकार में नादान लोग हैं, उनको पता ही नहीं चला। सरकार इलेक्शन नहीं कराती है बाबूजी, इलेक्शन कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और आपने रामपुर का उदाहरण दिया बाबूजी, ये तो बताइए क्या कोई इलेक्शन पिटीशन डली थी क्या जब आजम खां हटाए गए थे? बाबूजी आपने बताया नहीं। ये क्या दर्शाता है अंजना जी? ये बेहद ही कंफ्यूज लोग हैं या इनकी नीयत में खोट है। और ये क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनकी हैसियत क्या है? 2 सीटों पे है ये विधानसभा में, 2 सीटों पे। और जितने तथ्य मैंने दिए, मनिकतला का उदाहरण दिया पश्चिम बंगाल का, ये कोई तथ्य नहीं रख पाए। इसलिए मैं कहूंगा हम तो तैयार हैं, लेकिन हम संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं। ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ेंगे जैसे आप फोड़ते हैं, जैसे सपा फोड़ती है। ठीक है, एक छोटा सा जवाब इसका प्लीज अखिलेश जी, क्योंकि मुझे अब सुनील जी के पास जाना है। अंजना जी, अंजना जी सुनिए अंजना जी, कोर्ट में अगर कोई प्रकरण लंबित हो तो माइक गिर गया क्या? ऑडियो कम हो गया आपका? स्टे है उस कार्य को करने से। अदालत ने कोई चुनाव करने से रोक नहीं लगाई थी मिल्कीपुर में। तो इसलिए ये कहना कि पिटीशन अगर कहीं है तो क्या उस पर वो चीज स्टे है? अंजना जी नहीं, कुछ नहीं पता है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया अभी दोबारा पढ़ दूं, दोबारा फिर क्यों अधिसूचना हुई, बीच में ना बोले। रामपुर की अधिसूचना 2 ही 4 दिन के अंदर में फिर दोबारा हुई, क्योंकि उनका फैसला चलिए कोई तर्क नहीं है इनके पास, कोर्ट में रहे वाली बातें कर रहे हैं। तीसरी जो मैंने महत्वपूर्ण बात कही, सुनिए प्लीज, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। बीच में नहीं गौरव जी अखिलेश जी पूरा कर ले फिर बोलिए। आने दे, आप इधर उधर घुमाइए नहीं। मैंने बड़ा स्पष्ट शब्दों से कहा कि चुनाव आयोग के आंख नाक कान स्टेट असेंबली होती है। वो रिक्त पदों की, रिक्त जगहों की जब वो याचन करते हैं, सूचना देते हैं कि हाँ ये पद रिक्त हैं, जो भी सूचना उपचुनाव होते हैं उसके आगे देखिए लिखा है कि क्यों उपचुनाव हो रहे हैं। उसकी सूचना विधानसभा सचिवालय चुनाव आयोग को देता है कि इन कारण से ये पद रिक्त, स्थान रिक्त हो गए, चुनाव कराया जाए। तो जो चुनाव उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये रिक्त दिया था, तो क्या वो अपरिपक्व थे, क्या वो नादान थे, या इंटेंशनली दिए थे? चौथी बात मैंने कही कि आप बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तक इस पे टिकट के लिए नाम का पैनल बना करके मीटिंग करना, रैलिंग करना और टिकटों के कैंडिडेचर का नाम फाइनल करना क्यों कर रहा था? दोनों जगह सरकार उनकी है। गौरव जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। गौरव जी एक सेकंड बता देते हैं, धार्मिक स्थलों पर कौन कब कब जीता है, एक बार जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं। फैजाबाद की सीट अयोध्या की समाजवादी पार्टी ने जीती, लेकिन इलाहाबाद जो प्रयागराज की सीट है वो भी समाजवादी पार्टी ने, और साथ ही वाराणसी, उज्जैन, हरिद्वार, ये 3 सीटों पर बीजेपी जीती थी। लोकसभा के चुनाव की हम बात कर रहे हैं, जिनको आप धार्मिक महत्व की सीटें हैं वहां बता रहे हैं। मथुरा, कुरुक्षेत्र, श्री माता वैष्णो देवी जो कि विधानसभा की सीट है, वो अभी बीजेपी ने जीत ली है। वाराणसी, उज्जैन, हरिद्वार, ये लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती हैं। धार्मिक महत्व की सीटों पर बार बार जो विपक्ष घेरता है वो यही घेरता है कि देखिए फैजाबाद की सीट जिसमें अयोध्या है और बद्रीनाथ, इन 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई। लेकिन ये बाकी की सीटें जो आप देख रहे हैं, ये सब ऐसी सीटें हैं धार्मिक महत्व की जहां पर बीजेपी की जीत हुई है। अब एक लाइन में, बस 2 लाइन में जवाब दीजिएगा गौरव जी कि आप देखिए चुनाव आयोग को पता था पिटीशन है, इसकी वजह से अनाउंस नहीं किया,
लेकिन आपकी पार्टी की तैयारी तो ऐसी ही थी ना कि वहां पे चुनाव होना है। ऐसे में क्या आप लोगों को पता ही नहीं था कि इस तरह का एक याचिका डाले हुए हैं और आप ही के पार्टी के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा डाले हुए हैं और अब उनको बुलाया गया, फिर वो वापस ले रहे हैं? जी, मैं पहली बात तो मैंने बहुत प्रयास किया कि कांग्रेस के प्रवक्ता का तर्क मैं समझ पाऊं, लेकिन जैसे जनता कंफ्यूज हो गई होगी वैसे मैं भी हो गया। इनको ये नहीं समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की लाइन मैंने पढ़ी, दोहरा नहीं रहा हूं, कि स्टे की कोई अनिवार्यता नहीं है। आप अपने आप में, क्योंकि सेक्शन 51 ये कहता है अगर इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग है तो वहां चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवा सकता। दूसरी बात, इन्होंने कहा विधानसभा से जाती है लिस्ट की कौन सी ऐसी सीटें हैं जो वेकेंट हो गई हैं, तो मैं बता दूं लिस्ट जाती है क्योंकि वेकेंट हो गई हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जब चुनाव करवा रहा है तो ये तय करना होगा यहां चुनाव हो सकता है कि नहीं हो सकता, खासकर जब इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना काम किया। तीसरी बात, जब आप कहती है कौन सी सीटें ऐसी हैं जब भाजपा जीती है जहां धार्मिक महत्व है, तो द्वारका और पुरी मत भूलिए। द्वारका और पुरी भी भारतीय जनता पार्टी जीती है, ये भी अपनी लिस्ट में डाल लीजिए। मैं आ रही हूँ अखिलेश जी, इसके बाद आऊंगी सुनील जी एक बार बोलने, और मलुक नागर और रमेश खान साहब। सुनील जी देखिए, ये बात 2 सेकंड में कहाँ बात पूरी होती है? ठीक है, बोलिए बोलिए। हाँ, बस सुन लीजिए। देखिए, अगर बीजेपी की नीयत साफ है, चुनाव कराना अगर ये चाहते हैं तो इन्हीं के पार्टी के कैंडिडेट हैं। यदि ये विड्रॉ करते हैं और अदालत में अपनी बात रख करके परमिशन ले लेते हैं तो जानिए कि इनकी नीयत ठीक है। अगर ये 2 दिन के अंदर करा के चुनाव करा लेते हैं तो समझिए कि इनकी नीयत ठीक है चुनाव कराने की, वरना ये जान लीजिए कि यहाँ गोरखनाथ बाबा के वकील ने बाकायदा सामने आकर बोला है कि वो पिटिशन को वापस ले रहे हैं। लेकिन सुनील जी देखिए, अगर बीजेपी को चुनाव नहीं लड़ना होता तो योगी आदित्यनाथ इतनी ताकत वहां पर नहीं झोंकते। लगातार वहां पर कैंपेनिंग कर रही है, पार्टी डिसीजन ले रही थी। अब ये इस याचिका के बारे में तो मतलब पता ही नहीं था, तभी गोरखनाथ बाबा को बुलाया गया, फिर उन्होंने अपने वकील को कहा, उन्होंने कहा कि अब हम याचिका को वापस लेंगे। ऐसे में ये कहना कि जंग टाली, जंग हारी, जंग तो तब होता है ना जब जनता वोट डालती है। जी देखिए अंजना जी, आपने सारी बातें रख दी। जब आपकी डिबेट शुरू हुई तो स्वघोषित भारतीय जनता पार्टी के बुद्धिजीवी जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बात कही कि विरासत में तो चीजें मिल सकती हैं, विरासत में आप वकील हो सकते हैं, बुद्धि कहां से लाएंगे? बुद्धि तो प्रैक्टिस से आती है, बुद्धि तो पढ़ करके आती है, समाज में घूम करके आती है। और आप किस नेता पर टिप्पणी कर रहे हैं? आप टिप्पणी कर रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी पर। माननीय अखिलेश यादव जी इस देश के इकलौते नेता हैं जिन्होंने मोदी सरकार को घुटने पर ला दिया है। ये पूरा देश जान रहा है, उस पर बहस का विषय नहीं है। मैं केवल, आपने धार्मिक स्थलों की बात रखी है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन अयोध्या अंजना जी इसलिए महत्वपूर्ण है कि बीजेपी का कुल मुद्दा, चुनावी मुद्दा भगवान राम रहे, मंदिर रहा है। लेकिन बाद में क्या हुआ, फिर उनका फोकस भगवान राम की आस्था से हट करके भगवान राम के नाम पर मिले चंदे पर हो गया, भगवान राम के मंदिर के नाम पर जमीन घोटाले पर हो गया। तो अयोध्या के लोग तो जान रहे हैं ना कि आपने किस तरीके से घर उजाड़े हैं, किस तरीके से चंदा चोरी की है, किस तरीके से जमीन कब्जा की है। तो वो जनता ने जनादेश दिया है। जनता का जनादेश अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों के खिलाफ है, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, इनके जो जुमले थे उनके खिलाफ है। तो इनको, और देखिए अयोध्या को और बाकी धार्मिक स्थलों को आप एक जैसा मत मानिए। जहां तक सवाल मिल्कीपुर का है अंजना जी, सच है कि मिल्कीपुर में एक व्यवहारिक दिक्कत या कानूनी दिक्कत ये थी कि वहां याचिका दाखिल थी, लेकिन जो अखिलेश प्रताप सिंह जी कह रहे थे उसमें भी सच्चाई है। वो बात थोड़ी सी क्लियर नहीं कर पाए क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता बीच में बोल रहे थे। है क्या कि विधानमंडल दल रिपोर्ट करता है राज्य के चुनाव आयोग को, राज्य का चुनाव आयोग देश के चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेज देता है। उसमें भी याचिका किस चीज की है अंजना जी? जो अवधेश प्रसाद जी ने नामांकन किया, तो जो नामांकन पत्र की नोटरी कराई, तो नोटरी का लाइसेंस नहीं था। व्यवहारिक बात तो यह है कि अगर अवधेश प्रसाद जी विधानसभा से इस्तीफा दे दिए हैं, लोकसभा की शपथ ले लिए हैं, तो मुझे लगता है कि अगर
चलिए अंजना जी उत्तर दे दूं मैं। आ रहे हो पूरा करने दीजिए उनको। जब चुनाव आयोग अगर चाहता तो वो हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर देता कि क्या हम इस पर चुनाव करा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वो याचिका अवधेश प्रसाद के चुनाव को लेकर के थी। अच्छा, हम दूसरी बात कह रहे हैं, अगर कानूनी बाध्यता है अंजना जी, अगर यही मामला 3 साल और ना निपटता तो क्या मिल्कीपुर में 2027 में भी चुनाव नहीं होता? क्या ये चुनाव आयोग कर सकता था? तो चुनाव आयोग से भी कहीं ना कहीं चूक हुई है। वो स्वतः चूक हुई है कि बीजेपी के किसी व्यक्ति ने डर करके कह दिया कि इन चुनाव के साथ मिल्कीपुर कराएंगे तो हमारा सब खराब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जवाब दीजिए इसका डायरेक्ट जवाब जल्दी से दीजिए, फिर आ रही हूं मलुक जी खान साहब। देखिए, जैसा नेता वैसे उनका प्रवक्ता जल्दबाजी में ये बोल गया कि विरासत में वकील तो हो सकते हैं। नहीं भैया, विरासत में वकील नहीं होते। वकील होने के लिए पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, LLB होती है, और वरिष्ठ अधिवक्ता 40 साल में बना था, ये याद रखना। और ये भी बता दूं, जब यही कांग्रेस पार्टी CBI का केस लगाती थी अखिलेश यादव पे, तो उनको बचाने वाले वकील मैं खुद था और मेरे स्वर्गीय पिताजी थे। लेकिन आपने कहा अयोध्या का महत्व, पिताजी का सम्मान है, तो अंजना जी बहुत बड़े दिल के आदमी थे। जी सुनील जी, बीच में ना बोले। देखिए अंजना जी, आप बीच में कहिए ना बोले। सुनील जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मुझे पता है 3 लग चुका है निशाने पे, कोई बात नहीं, ठीक है। इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा अयोध्या का बहुत महत्व है। बिल्कुल अयोध्या का महत्व है, क्योंकि वो चुनाव से बहुत ऊपर है। अयोध्या वो सीट है जहां पे प्रभु राम नरेश है हमारे, और ये कहते हैं अवधेश प्रसाद जो है वो है अयोध्या के नरेश। ये सोच का फर्क है। और जीत हार की बात है तो आप कन्नौज भी हारे हुए हैं, फिरोजाबाद भी हारे हुए हैं, आजमगढ़ भी हारे हैं, और रामपुर भी हारे हुए हैं। तो इसलिए परिस्थितियां बदलती है, इतना गुमान ना कर। अभी लोकसभा में हमने आपको जो है दिखाया है, आप आगे जरूर निकले। हमारी सीटें कम नहीं है, 33 सीटें अभी भी हैं, और विधानसभा हम 2 बार से जीत रहे हैं। और अंत करूंगा एक ही बात कह के, देखिए इन्हें एक बात पता होनी चाहिए अंजना जी, आप अभी 9 जगह और बायपोल उत्तर प्रदेश में भी हैं, कम से कम वहां की तैयारी तो करिए। हमें तो ये यकीन है कि 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और मिल्कीपुर में हमारी तैयारी हो रही थी, ये भी इस बात का प्रमाण है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना काम करता है और भाजपा हमेशा तैयारी करती है, जनता के बीच में जाके अपना रिपोर्ट कार्ड रखती है। सुनील जी, थोड़ा सा अगर मैं रिक्वेस्ट करूं, थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे। 2 लोग इंतजार कर रहे हैं और दोनों मुझ में बरस पड़ेंगे, मैं जैसे उनके पास आऊंगी। मलुक साहब, उसके बाद मैं आऊंगी सर आपके पास। मलुक जी, मिल्कीपुर की सीट जानबूझकर चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं या ऐसी स्थिति अचानक आ गई इसलिए नहीं हो रहा है? आप लोगों को क्या लग रहा है? देखिए अंजना जी, व्यक्तिगत स्तर पे अखिलेश जी के हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं। पर जहां तक पार्टियों की बात आती है, जो स्टेटमेंट आ रहा है, जो इन्होंने कहा कि भाजपा पूरी तरह तैयारी करा रही थी, वहां पे प्रचार कर रही थी, तो इनकी तरफ से एडमिट फैक्ट है कि बीजेपी की जानकारी में नहीं है, ना बीजेपी ने चुनाव को रोका है। इनके कथन से ये पुष्टि होती है कि चुनाव आयोग ने ही केवल ये रोका है। दूसरा जो भी डिस्कशन में आ रहा था, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, अगर किसी भी MLA की कॉन्स्टिट्यूएंसी या MP की कॉन्स्टिट्यूएंसी में चाहे स्टे हो या ना हो, वहां चुनाव जब तक नहीं कराया जा सकता जब तक चुनाव से संबंधित कोई भी याचिका माननीय किसी भी कोर्ट में पेंडिंग है। तो जब ये चुनाव आयोग का कानूनी व्यवस्था है, तो इसमें यह बात कहां से आ रही है कि बीजेपी जानबूझ करके वहां चुनाव नहीं करा जा रही? ये मेरे तो बिल्कुल एकदम समझ से परे की बात है। तीसरा, कानूनी व्यवस्था को, क्योंकि मैं DOPT एंड लॉ जस्टिस इंडिया भारतीय संसद की सबसे स्ट्रांग और सबसे पावरफुल जो कमेटी होती है, जहां किसी भी देश के किसी भी मंत्रालय में कोई भी कानून बनते हैं, उसमें इफेक्टिव मेंबर रहा हूं। आज टेलीविजन पे बैठ के बगैर माननीय हाईकोर्ट की तमाम प्रोसीडिंग्स को देखे बगैर कोई भी स्टेटमेंट दे जिससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की तरफ हम बढ़े, मेरे हिसाब से बगैर कानूनी उस पर राय लिए हुए जो प्रदेशों में और देश
देश में एक कानूनी राय लेने के लिए अलग मंत्रालय में, कानून मंत्रालय में जो विभाग होता है जिसमें लीगल ओपिनियन ली जाती है, कुछ भी बात कहना मेरे हिसाब से ये अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है और कोर्ट में जो चीज पेंडिंग है उसकी बगैर कानूनी तकनीकी सहायता लिए बगैर और कानूनी पक्ष देखे बगैर कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी एलिगेट किसी पर कर दे और कोई भी कानूनी व्यवस्था पे, देश की पे प्रश्न चिन्ह उठा दे, मेरे हिसाब से इस नेशनल टेलीविजन पे बैठ के वो बिल्कुल ठीक नहीं है।